नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने अध्याय 1 प्लस प्रश्नावली 1.1 को प्रॉपर तरीके से हमने पूरा कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रश्नावली 1.1 और अध्याय 1 के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों प्रश्नावली 1.2 के पूरे क्वेश्चन, जो बहुत ही विधिवत और आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा आप लोग के माइंड तक पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का हमारे क्वेश्चन है जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इन्हें प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए अगर आप लोग के पास बुक नहीं है। और यदि अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग अपने बाजू में बुक रख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए, क्या है प्यारे छात्रों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चलिए थोड़ा सा हम ले लेते हैं अपने लिए एक कॉपी, जिसमें हम आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमारा क्वेश्चन किसमें बताना है, सत्य और असत्य में बताना है। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब कि इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ये हमारा सत्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सत्य होगा। अब कैसे, इसको मैं आप लोग को डिफाइन कर देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या किसके अंतर्गत आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बता देता हूं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आती हैं, परिमेय संख्या भी आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन सभी के संगठन से जो हमारी संख्या बनती है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे यस, अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो हम यहाँ पर क्या पूछा, वास्तविक संख्या पूछा है, और किसके बारे में, अपरिमेय संख्या। तो क्या वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या है, तो यस, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी है। क्या अपरिमेय संख्या भी है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या आती है। क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या आप लोग को समझ में आया यह चीज, समझ में आया तो मुझे यस करके लिखें। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको लिख के बता देता हूं आप लोग को। ये तो समझ में आ गया ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्लियर, ये क्या है, हमारा सत्य है। तो अपरिमेय संख्या होती है तो किस में आती है, वास्तविक संख्या में आती है ना। तो ये कथन क्या होगा, हमारा सत्य। अब इसके नीचे कारण भी हमें बताना है, क्या करना है, हमें कारण बताना है। तो कारण में आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कारण डालेंगे और यहां पर लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे आप लोग, क्योंकि वास्तविक वास्तविक संख्याओं में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी, देख रहे हैं आप लोग, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या क्या होती है, शामिल होती है। क्या होती है, शामिल होती है, शामिल होती है। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। समझ में आया? आप लोग को अपनी नोट कॉपी में क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर डालेंगे और वहां पर लिखेंगे सत्य, और उसके बाद कारण है नहीं, यानी क्या कारण, इसको आप लोग को नहीं लिखना। ये तो मैं आप लोग को बताया कि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, क्लियर है। फिर यहाँ लिखेंगे कारण बताएं, कारण बताने के बाद लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है, तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा प्रश्न पहले का दूसरा क्वेश्चन। तो क्या है, प्रश्न पहला ही चल रहा है ना, प्रश्न पहले में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप लोग बुक में देखिए, आप लोग अपने पास बुक रख लीजिए, वहां पर आप देख सकते हैं। तो कह रहा है हमारा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो मेरे बच्चों, क्या यह सत्य है क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या रेखा, क्या संख्या रेखा, मैं आप लोग को एक संख्या रेखा बना के दिखाता हूँ ना, क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या रेखा कैसे होती है बच्चों। तो ये एक हमने एक सीधी लाइन खींचा, ये, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा शून्य होता है। यहाँ पर हमारा 1 इकाई पर 1, 2 इकाई पर 2, 3 इकाई पर 3 और 4 इकाई पर 4। उसी प्रकार यहाँ चलता है तो माइनस में चलता है, 1 इकाई पर -1, 2 इकाई पर -2, 3 इकाई पर -3 और 4 इकाई पर -4। ये जो हमने एक बनाई लाइन पर, ये क्या है हमारी, यह एक संख्या रेखा है ना। इन संख्याओं को आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, ऊपर लिखें या नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक हमारी हो गई संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में क्वेश्चन को देखिए, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है? नहीं। हम यहां देख रहे हैं संख्या रेखा पर क्या m के रूट का रूप है क्या, यहां पर है क्या कोई? नहीं, यहां पर संख्या का रूट पे कोई भी नहीं है। क्या है, क्या नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक, यहां पर हमने 2 मान दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? संख्या रेखा पर धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? यस। और यहां पर हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार का वर्गमूल नहीं है, है क्या? नहीं है। तो क्या यह सत्य होगा कि असत्य होगा? क्या होगा? यह सत्य होगा कि असत्य होगा? तो मेरे बच्चों, इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा हमारा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्लियर है? क्योंकि 1 2 3 4 ये क्या है पे बच्चों, ये जो हमारे होते हैं पे बच्चों, ये हमारे होते हैं पूर्ण संख्या। क्या होते हैं? सॉरी, प्राकृत संख्या होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। और जो शून्य से अगर हम स्टार्ट करें, 1 2 3 4 ये क्या है? हमारी प्राकृत संख्या है। और शून्य 1 2 3 4 ये हमारी पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाकर क्या बन गया हमारा? पूर्णांक संख्या बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें किसी भी प्रकार का रूट m का मान नहीं दिखाई दे रहा है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो। जहां m एक प्राकृत संख्या हो तो ऐसा है ही नहीं, है ना, ऐसा है ही नहीं। और रूट m हो यह संभव ही नहीं। प्राकृत संख्या, सॉरी, संख्या रेखा पर रूट m हो यह संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? असत्य हो। क्या होगा पर बच्चों? इसका आंसर क्या होगा हमारा?
असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक मान होते हैं जो प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, जो प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल मतलब कि इस तरह का वर्गमूल हो। यह क्या है? संभव ही नहीं है। क्या? यह संभव ही नहीं है। क्या? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? कारण बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग डालेंगे हेडिंग कारण। क्या डालेंगे बच्चों? यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे कारण, और क्या बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो? आप यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों संख्या रेखा पर, इसको लिखना है ना आप लोग को। संख्या रेखा अगर बनानी है तो जो ये आंसर दे रहा हूं इसके नीचे आप लोग बना भी सकते हैं। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ऋणात्मक, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, है ना, संख्याएं लिख दीजिए। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या है? होती। हम देख रहे हैं पर बच्चों यहाँ पर कि संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, दिख रहा है आप लोग को, ये ऋणात्मक लगा हुआ है। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो प्रत्येक बिंदु पर, जो प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो। इसमें मतलब ये जैसे √1 है, इसमें भी रूट हो, इसमें भी रूट हो, मतलब वर्गमूल हो, है ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल, है ना। क्या यह संभव है? नहीं। तो प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, यह संभव ही नहीं है। यह संभव नहीं है। तो ये रहा पर बच्चों हमारा आंसर। क्लियर है आप लोगों को? क्या क्लियर है? इतना ही आप लोग को लिखना है ना। संख्या रेखा अगर आप लोग बनाना चाहें तो संख्या रेखा इसके नीचे बना सकते हैं, जहां संभव नहीं है इसके नीचे आप लोग संख्या रेखा बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे आप प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पर बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन, है ना। आप लोग अपने बुक में देखिए, क्या यही क्वेश्चन है? हाँ, चलिए मैच करिए। क्या हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्यारे बच्चों? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूं, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक संख्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा है क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है मैं आप लोग को बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग को समझना है ना। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, और अपने एक फ्रेंड को शेयर भी जरूर करना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मैंने इससे पहले ही बताया है कि वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परिमेय संख्या भी होती है। क्या होती है? इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, पहले समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है पर बच्चों? ये हमारा है असत्य। क्या है पर बच्चों? ये है हमारा असत्य, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को, क्या बताया है कि वास्तविक संख्या में, किसने पर बच्चों? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। क्या आती है? परिमेय संख्या भी आती है, और अपरिमेय संख्या भी आती है, और बच्चों पूर्ण संख्या भी आती है, और पूर्णांक संख्या भी आती है ना। मतलब कि जितनी भी संख्या होती हैं, चाहे वो भाज्य संख्या हो, और चाहे वो अभाज्य संख्या हो, जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं पर बच्चों ये वास्तविक संख्या में आती हैं। किस में आती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं। कोई एक ऐसा पर्सनल नहीं है जो वास्तविक संख्या में आती हो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लो। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है
और अपरिमेय संख्या भी आती है, पूर्ण भी आती है, और पूर्णांक भी आती है, भाज्य भी आती है, अभाज्य संख्या भी आती है। इन सभी में संख्याएं किस में आती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम यह कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? असत्य है। क्या बच्चों? असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, है ना, इन्हें हम बटे के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है, जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, वो होती है हमारी पाई होती है, रूट अंडर टू होता है, और इस रूट अंडर अंडर √3, है ना, या वर्गमूल 3, इन्हें वर्गमूल भी बोलते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, है ना। तो ये जो प्यारे बच्चों होते हैं, ये हमारे किस में होती हैं? अपरिमेय संख्या में आते हैं। किस में आती है प्यारे बच्चों? ये हमारे अपरिमेय संख्या में आती हैं। तो जब ये अपरिमेय संख्या में आती हैं, तो क्या यह पर्सनल हो सकता है? क्या नहीं। तो यह किसी एक का नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? असत्य है। क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां बताना है कारण। हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों? इसमें अभी हमें कारण भी बताना है। क्या बताना है प्यारे रसगुल्लो? इसमें अभी हमको कारण भी बताना है। तो कारण में हम क्या बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो? तो इसमें हम बताएंगे वास्तविक संख्याओं में, यहां डाल देंगे क्योंकि। क्या बोलेंगे यहां पर? क्योंकि, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्याओं, है ना, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्या होती हैं पे बच्चों? परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अभी मैंने बताया ना, परिमेय भी होती है, भाज्य भी होती है, अभाज्य भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है। ये सभी संख्याएं किस में होती हैं? वास्तविक संख्याओं में होती हैं। तो हर एक वास्तविक संख्या होती हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए हर एक वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यहां बोलेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। क्या होती है बच्चों? दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। क्लियर है आप लोग को? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए, तो पहले आप लोग क्वेश्चन आप लोग बुक से देख के लिख लीजिएगा, और ये रहा उसका आंसर। तो आंसर में लिखिएगा आप लोग असत्य, और इसको नहीं लिखना है ना, ये मैंने आप लोग क्या किया है, इसको मैंने वर्ग करवाया है ना आप लोग को, है ना। आप लोग को सीधे असत्य लिखना है और इसका कारण लिखना है, बस। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया पहले मेरे रसगुल्लो? चलिए, इतना समझ में आ गया है, तो अब चलेंगे अपने प्रश्न 2 की ओर। कहां पर बच्चों? प्रश्न 2 की ओर। चलिए बच्चों, ये आ चुका हमारा प्रश्न दूसरा, है ना। अभी तक हमने जो भी किया है वो था हमारा प्रश्न पहले का, पहला प्रश्न पहले का, दूसरा प्रश्न पहले का, तीसरा। ठीक है, अब ये है हमारा प्रश्न दूसरा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न दूसरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न दूसरा हमारा क्या कह रहा है। आप लोग भी अपने बुक में मैच करिए, क्या यही क्वेश्चन है? चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारा प्रश्न दूसरा बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल
का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि सभी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होते हैं, क्या होते हैं, जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं, वो अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो परिमेय भी होते हैं, जो परिमेय होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या अपरिमेय है तो धनात्मक पूर्णांक लेकिन वो परिमेय है, और कौन सी अपरिमेय है। मैं आप लोग को दोनों बताऊंगा ना। सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय हैं, अपरिमेय होते हैं, है ना। मतलब ये कह रहा है कि क्या जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हमारा 2, ये क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। लेकिन यदि अगर मैं इसमें वर्गमूल लगा दूं, अगर यदि मैं इसमें वर्गमूल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय, अपरिमेय, है ना। और यदि ये लिख दिया, मैं क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और इसमें अगर मैं रूट लगा दूं या इसको वर्गमूल, है ना, वर्गमूल लगा दूं तो क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है हमारा अपरिमेय। है तो धनात्मक, धनात्मक है कि नहीं, है तो धनात्मक। इसमें आगे क्या माइनस लगा, क्या माइनस लगा, क्या नहीं, तो ये काल्पनिक नहीं है, ये क्या धनात्मक है। लेकिन इसके अंदर अगर हमने रूट लगा दिया तो ये हो गया हमारा क्या अपरिमेय, क्योंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 क्या होते हैं, ये अपरिमेय होते हैं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो √2 क्या अपरिमेय है। अगर यदि हम रूट को हटा दें, यदि हम वर्गमूल को हटा दें तो क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। अब यदि मैं इसमें क्या कर दूं, 4 को ले लूं, किसको ले लूं, 4 को ले लूं, और यदि मैं इसका वर्गमूल करूं, क्या अगर इसका मैं वर्गमूल करूं, है तो धनात्मक, ये धनात्मक है ना, और इसमें अगर मैं वर्गमूल लगा दूं तो क्या इसे मैं इसका क्या करूं, वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा, क्या इसका 2 निकलेगा क्या, यस, बोलिए कैसे। अगर मैं इसको 2 × 2 करूं तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 होगा, यस होगा। और यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो वर्गमूल है क्या, यस। तो चाहे हम इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा दें या फिर इसमें हम वर्ग का 2 कर दें, वर्ग लगा दें, क्या वर्ग लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है तो धनात्मक पूर्णांक। जो 4 हमारी है क्या धनात्मक पूर्णांक है ना, लेकिन 3 भी धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन जो हमारा जो √2 है ये केवल किससे होगा, ये सिर्फ 2 से ही विभाजित होगा, किससे होगा, ये सिर्फ 2 से ही विभाजित होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। जो 3 है ये सिर्फ 3 से ही विभाजित होगा, 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये भी एक अपरिमेय है। लेकिन जो ये हमारी 4 की संख्या है, जो धनात्मक 4 है, ये हमारा किससे 2 हो, ये हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये एक हमारी परिमेय संख्या है। तो जरा थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे तो क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, वो परिमेय भी होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो √4 है तो धनात्मक, लेकिन क्या है, परिमेय है, और यहाँ पर वर्गमूल 3 है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है तो धनात्मक। तो क्या है इसका आंसर, सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय भी होती हैं। अगर यदि मैं वर्गमूल 1 ले लूं तो वर्गमूल 1 का क्या होगा, वर्ग 1 से करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्या यस हो जाएगा। अगर यदि मैं यहाँ पर 9 ले लूं, क्या ले लूं, वर्गमूल 9 ले लूं, क्या ले लूं, यदि अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 9 ले लूं, है तो धनात्मक, ये क्या पूरा धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है ना, है तो धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अगर इसे मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं तो ये हमारा 3 से हो जाएगा, किस हो जाएगा,
3 से हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 होगा क्या? यदि मैं 3 का वर्ग 2 कर दूं तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा क्या? यस, तो ये क्या होगा? ये हमारी परिमेय हो गया। क्या होगा? ये हमारा परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा कि धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ही धनात्मक पूर्णांक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? स्वयं से विभाजित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो स्वयं से विभाजित होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, और जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन दोनों होते क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? दोनों धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। इसलिए यहां पर जो हमारा आंसर होगा हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम आंसर में लिखेंगे यहां पर, आप लोग ये सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए बताया है ना। आप लोग क्या करें? आंसर डालेंगे, ये जो आंसर है ना, आंसर यहां डालेंगे, है ना, ANS। और इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं सभी धनात्मक, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों कर दो, है ना, सभी धनात्मक पूर्णांकों के, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। मैंने यहां पर सिद्ध कर दिया। वर्गमूल, वर्गमूल 4 क्या है? इसका 2 से डिवाइड कर दोगे, और अगर वर्गमूल 9 की बात करेंगे तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 3 है ये क्या है? अपरिमेय है। मतलब कुछ पूर्णांक दो, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 क्या है? अपरिमेय है। लेकिन वर्गमूल 4, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 ये क्या है? हमारे धनात्मक पूर्णांक परिमेय हैं। क्या? धनात्मक पूर्णांक परिमेय हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक लिख लिए। इसको लिखने के बाद अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। यदि नहीं, जैसे हम बता दिया नहीं है ना, हाँ क्वेश्चन भी बता रहा है कि यदि नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो परिमेय संख्या क्या है? वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 1 है, तो किसी एक का, है ना। तो अगर आप चाहो तो वर्गमूल 1 का भी कर सकते हो, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। वर्गमूल 4 करोगे, वर्गमूल 4 तो इसका भी डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 कर दो, है ना। तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। क्लियर है? और यदि अगर हम वर्गमूल 9 का भी करें, किसका? वर्गमूल 9 का भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3। क्या हो जाएगा? 3 × 3 यानी कि 3, 3 त्रिकाई 9, है ना। और ये जो हमारे ये वर्ग लगता है, बच्चों थोड़ा समझिएगा। अगर मैं 3 का क्या कर दूं? 3 का वर्ग कर दूं, क्या करूं? 3 का वर्ग कर दूं, या कि फिर मैं 3 का, ये मैं ऐसा लिख दूं या मैं ऐसा लिख दूं, है ना। तो चाहे इस रूट को समझो चाहे इस रूट को समझो, है ना, वही लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आप लोग क्या करना है? आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, ये जो लिखा है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और इनमें से आप लोग को जो अच्छा लगे उसको आप लोग लिख सकते हैं, चाहे आप इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, और चाहे आप इसको लिख लो। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए प्यारे बच्चों अब पहुंच चुके हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3, है ना। प्रश्नावली 1.2 का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहां पर देखेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है आप लोग को पता है क्या, है ना। मैंने बता चुका संख्या रेखा क्या है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, है ना। तो मेरे बच्चों इसमें स्केल से नापित करके लेना है। क्या करना है? स्केल से नापित करके लेना है एक संख्या रेखा जो भी बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये रहा हमारा स्केल, क्या रहा बच्चों? ये रहा हमारा स्केल, है ना। और ये जो है हमारे, ये एक इकाई मान जाएगा। जैसे एक है, जैसे एक हो रहा है 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, है ना। ये क्या है हमारे, ये हमारी इकाई माने जाते हैं, है ना, है ना। चलिए तो ये इकाई आप लोग भी स्केल से नाप लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। ऐसे दिख रहे हैं आप लोग डॉट डॉट दिखा क्या? चलिए जितने डॉट हैं हमारे पास उतने में हम क्या कहते हैं लाइन खींच लेते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा दर्शानी है ना, इसके लिए हमने एक लाइन खींचा पर बच्चों। चलिए संख्या रेखा बनाना है। तो संख्या रेखा में क्या होता है पर बच्चों? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होते हैं।
है ना। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट ये है हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, है ना। बीच में शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। फिर क्या चलता है यहाँ पर, एक इकाई पर, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक लेते हैं। ये दूसरा इकाई हो तो दो होगा, तीसरा इकाई है तीन हो गया। यहाँ माइनस का एक होगा, एक नाप के लेंगे आप लोग भी, है ना, मैं नाप के लिया हूँ, उसी पर आप लोग भी लेंगे। ये दो इकाई होगा माइनस का, ये माइनस का तीन इकाई होगा, ये माइनस का यहाँ पर चार इकाई हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं चार इकाई, है ना, सॉरी 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 सॉरी, है ना, ये प्लस का रहेगा ना, माइनस का नहीं रहेगा इधर। क्लियर आप लोग को। चलिए ये हमने नाप के लिया सेंटीमीटर में, है ना, एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर को एक इकाई मानते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोलता है पे बच्चों कि हमें किसको दिखाना है, अंडर रूट 5 को दिखाना है। किसको दिखाना है, अंडर रूट 5 को दिखाना है। तो मेरे पे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या है, वर्गमूल 5 है, क्या है, वर्गमूल 5 है। तो मेरे पे बच्चों अगर आप लोग रूट 5 या वर्गमूल 5 का क्या निकालेंगे, आप लोग वर्गमूल 5 का वर्गमूल निकालेंगे, है ना, रूट 5 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो लमसम इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा 2.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 2.5 के आसपास आएगा। मतलब कि एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, भाई 2.5 तो पॉइंट को छोड़िए, है ना, सिर्फ दो में चाहते हैं। तो एक इकाई यहाँ से होगा और एक इकाई यहाँ से होगा, मतलब दो इकाई हो गया, है ना। तो दो इकाई में क्या करते हैं फिर बच्चों, एक सीधी रेखा लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल में लेना है हमको। किस में लेना है, 90 डिग्री के एंगल में। और कितना लेना है, सिर्फ एक इकाई लेना है। जितनी जितनी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, उतनी ही इसकी ऊंचाई में लेना है। क्या करना है, इतनी ही इसकी ऊंचाई पर लेना है ना। और किस में लेना है, 90 डिग्री के एंगल में लेना है फिर बच्चों। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से इकाई में लेते हैं, है ना, आप लोग चांदा का उपयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा बच्चों, यस, चांदा का अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो लमसम ये यहाँ कहीं जा रहा है ना, ये। तो हमको इतना नहीं लेना है ना, हमको ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जाना है, हमको सिर्फ कितना लेना है, एक इकाई लेना है पर बच्चों। तो एक इकाई कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास, ये, है ना, सीधी रेखा में लेना है इसके। तो एक इकाई कहाँ है हमारी, ये होते हैं हमारी एक इकाई, इसकी इतनी ही हमें क्या करना है, ऊंचाई लेना है। क्लियर है पे बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसको इससे मैच कर देते हैं। इसको हमने इसे क्या कर दिया, इसको हमने इससे मैच कर दिया, शून्य को इससे हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, जिसका नामकरण कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये जो शून्य है ये हो गया हमारा क्या, ए होता है, क्या होता है, ये ए हो गया हमारा। और ये जो इकाई 2 है ये हमारा बी हो गया। और ये हो गया हमारा सी, क्या हो गया, सी। और यहाँ पर जो हमने ये कर्ण निकाला, ये निकला हमारा क्या, वर्गमूल 5। क्या है, वर्गमूल 5 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इकाई यहाँ से एक इकाई हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी इकाई। तो कितनी इकाई मान जाएंगे, तो जो इसका मान होगा हमारे आधार का वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा बच्चों, 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि 1 और 2। तो कितना हो गया, आधार 2 हो गया। और लंब की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ लंब देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमने क्या लिया, 190 डिग्री का एंगल लिया, है ना। चलिए तो एक इकाई की लंबाई यहाँ पर लिया हमने, जैसे पता ना, एक इकाई लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होगी कितना होगी, इसकी लंबाई कितना होगी, 1 होगी। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ में आया। चलिए तो हमें क्या बोलना है, क्या बोल रहा है कि हमें कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मान हमारा ये 0 से लेकर पॉइंट सी तक का है, क्या सी तक का है, उतना यहाँ पे मान हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखानी है। क्योंकि संख्या रेखा तो ये है, अभी संख्या रेखा तो अभी हमने नहीं बनाया, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, आप क्या लेंगे, आप एक डिवाइडर लेंगे, करेंगे डिवाइडर लेंगे फिर बच्चों। तो डिवाइडर की नोक यहाँ पर रखेंगे, डिवाइडर की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, है ना। डिवाइडर की नोक यहाँ, डिवाइडर की नोक यहाँ, मेरे पास डिवाइडर अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम पर, है ना, लेकिन आप लोग डिवाइडर जरूर यूज करिएगा। चलिए तो क्या करना है फिर बच्चों, जैसे हमने डिवाइडर की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ रखा, तो क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। तो जैसे हमारा चाप को घुमाएंगे बच्चों, तो कुछ ये हमारा घूम के इतना आए, कितना आएगा, ये एक ऐसा चाप करता है, एक तो ऐसा है ना, ये डिवाइडर की नोक यहाँ रहेगी और एक पेंसिल की नोक यहाँ रहेगी, है ना। ऐसा करके यहाँ से एक चाप काटेंगे तो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, जिसे हम नाम दे देंगे डी। क्या दे देंगे बच्चों, जिसे हम नाम दे देंगे
डी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है पर बच्चों कि जिस प्रकार बिंदु ए और बिंदु सी और बिंदु बी है, तो इकाई ए, इकाई दो, इकाई एक और इकाई दो है, तो इसके बीच की जो त्रिज्या कहला जाएगी वह क्या कहलाएगी, ए और डी कहला जाएगी। और बिंदु ए और जो सी है इसकी त्रिज्या क्या है, √5 है। जब ए और सी की त्रिज्या क्या है, हमारा वर्गमूल 5 या √5 है ना, मेरे जो है √5 बोल देता हूँ, उसी को बोलते हैं वर्गमूल, है ना, उसी को बोलते हैं वर्गमूल, और वही करता है हमारा रूट। तो अगर त्रिज्या ए और सी के बीच का वर्गमूल का मान 5 है, तो जब इसका मान 5 हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा ए और बी है और इसके बीच में हमने जो चाप काटा जो ए डी हो गया, तो इसका मान जब वर्गमूल 5 है तो इसका भी मान कितना होगा, हमारा वर्गमूल 5 ही होगा। क्या होगा बच्चों, वर्गमूल 5 ही होगा। जिस प्रकार ए और सी का मान 5 है, उसी वर्गमूल 5 है, उसी प्रकार ए और डी का जो वर्गमूल है होगा, तो क्या होगा, वर्गमूल 5 ही होगा। जिस प्रकार ए और सी एक त्रिज्या है तो ए और डी भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। जिसका मान, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी होगा। तो यहां पर क्या करेंगे मेरे प्यारे स्कूलों, ए और सी, ए और सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए और डी। तो जितना मान ए वर्गमूल 5 है उतना ही मान ए और डी का मान होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, वर्गमूल 5। कितना है बच्चों, वर्गमूल 5। क्लियर है, बस ये हो गया हमारा क्या, इसका सॉल्व। अब क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, कभी कभार हमारे जो क्वेश्चन होता है वो क्या बोलता है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाइए। क्या बोलेगा, इसे हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो जब हम प्रूफ करेंगे मेरे प्यारे स्कूलों, तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेगा कि इसे सिद्ध करके बताइए कि रूट जो 5 इसका है तो इसका भी जो √5 आया है, वर्गमूल 5 आया है, तो क्या रियल में एक्चुअली सही है क्या। यस, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, तो बोलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या बोलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, किसे पर स्कूलों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करके बताइए। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्कूलों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है। अब यहां पास कर्ण क्या है, कर्ण तो ये रूट दे ए और सी, ये क्या है, ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण तो √5 दिया है ना, और हमें यही निकालना है जो ए और डी का मान है। क्या है, ए और डी का मान भी √5 है, तो जो कर्ण ए और सी का मान है वही मान इसका भी निकालना है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए जो हमारा कर्ण है वही रहेगा, है ना। कर्ण में हम इसका मान नहीं रखेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं बी और सी की इकाई कितनी है, 1 इकाई है। तो लंब में क्या लेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 इकाई का वर्ग प्लस आधार। ध्यान दीजिए यहाँ पास 1 इकाई 1 और फिर 1 के बाद 2, मतलब कितना इकाई यहाँ पर, 2 इकाई है। आधार ए और बी क्या है, आधार हो जाएगा ना ये, तो आधार क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग। चलिए, अब ये कर्ण का वर्ग है तो क्या रहेगा, यहाँ पर कर्ण का वर्ग ही रहेगा, बराबर 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा क्या, यस। अब दोनों को जोड़ दो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का वर्ग होगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे प्यारे स्कूलों। क्लियर क्या आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो कर्ण का वर्ग है, इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये 5 में वर्गमूल लग जाएगा, यस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, और इसका स्क्वायर हटेगा तो 5 में लग जाएगा क्या, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5। तो हमारा जो ए और सी का मान है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, ए और सी का मान 5 ही दिया हुआ है, तो 5 निकल आया। तो जब इसका मान 5 है तो इसका ही मान क्या होगा, हमारा 5 ही होगा। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कर्ण क्या है, ए सी है, तो कर्ण ए सी बराबर
√5 AC बराबर √5 दैट प्रूफ PROVED दैट प्रूफ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को जरूर दबा लें और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि उसको भी यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो हम आप लोग को लिए लगातार लाते रहेंगे। बस बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। तब तक के लिए जय हिंद।